नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको जामिया पेड एंट्रेंस 2022 में आपको मैंने 101 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं आपको 102 102 से जितने भी मैथ के क्वेश्चंस रह गए हैं वो सारे इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और जो भी थोड़े बहुत जीके क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। एक बात और, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन 102 आपसे क्या पूछा हुआ है आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा, मेरे पास पीडीएफ है। ठीक है, एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी, यानी ए की जो एज है वो बी की 3 गुना है। सपोज करो बी की एज x है तो ए की कितनी होगी, 3x हो जाएगी। ये बात हमारे यहाँ से क्लियर हो गया। आगे क्या लिखा हुआ, इन 12 इयर्स। जब भी ऐसा लिखा जाता है इन 12 इयर्स, इन 5 इयर्स, इन 4 इयर्स या आफ्टर 4 इयर्स, तो क्या करना होता है, दोनों में हमें क्या करना होता है, जो भी दे रखा है यानी 12 दे रखा है तो 12 ऐड कर लेंगे, ए में भी बी में भी। ए क्या है हमारा 3x है तो 3x प्लस 12 हो जाएगा। बी क्या है हमारा x है तो x प्लस 12 हो जाएगा। सॉल्व कराऊंगा भी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। ए विल बी डबल द एज ऑफ बी, और 12 साल के अंदर ए की जो एज है बी की दुगनी हो जाएगी। ए की जो एज है बी की कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो बताओ एज प्रेजेंट एज, ए की जो अभी की एज है वो कितनी होगी। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, देखो बच्चों, एक बात कर रखी ए की, एक बात कर रखी बी की, और ये बोला हुआ है पहली लाइन तो कि ए की जितनी भी एज है वो बी की 3 गुना है। मान लो बी की एज x है तो ए की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, अब उसने बोला कि 12 साल के अंदर, कितने साल के अंदर, 12 साल के अंदर। 12 साल बोला है तो इसमें भी मुझे 12 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी मुझे 12 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहां तक तो हमारा डाटा आ चुका है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब जो असली कहानी आती है, अब बच्चों असली कहानी निकल के आती है, जहां बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्या आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि ए की एज है 12 साल के अंदर, ए की एज जो बी की दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो कंपेयर किससे कर रहा है, बी से कर रहा है, तो मल्टीप्लाई भी किसमें करोगे, दो का बी में ही करोगे। किसमें करोगे, बी में ही करोगे। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, यही बच्चे गलती करते हैं। कभी कभी वो ए में 2 लगा, मतलब जिससे भी बोला होता है उसमें मल्टीप्लाई, वो इधर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमेशा आपको जब 12 इयर्स बोला जाता है, 10 इयर्स बोला जाता है, 5 इयर्स बोला जाता है आगे जाके, तो जिससे कंपेयर किया जाता है, मैं रिपीट करता हूं, जिससे कंपेयर किया जाता है मल्टीप्लाई भी उसी में किया जाता है। यानी कि ए की एज जो है, ए की एज है 12 साल के अंदर बी की दुगनी हो जाएगी। ए की एज 12 साल के अंदर बी की दुगनी हो जाएगी, यानी बी की जितनी एज होगी उसका दुगना एज कितना निकलेगा, ए की एज 12 साल के अंदर निकलेगा। ये स्टेटमेंट बन गई तो सॉल्यूशन हो गया। बस स्टेटमेंट का खेल है, बस स्टेटमेंट का खेल है। स्टेटमेंट कर ली तो क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बच्चे कहाँ गलती करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले से सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, तो ए की एज कितनी है, बी से 3 गुनी, बी की एक्स होगी तो ए की 3x। 12 साल बाद इसमें 12 ऐड किया, इसमें 12 ऐड किया। अब असली जो स्टेटमेंट आती है कि 12 साल के अंदर ए की एज जो है, ए की एज है वो बी की दुगनी हो जाएगी। जिससे कंपेयर कर रहा है, बी से कंपेयर कर रहा है, तो बी में ही 2 का मल्टीप्लाई। अगर बोलता ए की एज 12 साल की 3 क्यों हो जाएगी बी की, तो मैं इस बी में 3 का मल्टीप्लाई करता, तो बेसिक बात है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x प्लस 12 बराबर 2 का x में करेंगे तो 2x प्लस 2 का 12 में करेंगे तो 24। ठीक है, ओके, तो x वाला 2x इधर आ जाएगा, तो ये 2x इधर आ गया। अब 12 जो है उधर चला जाएगा, क्योंकि x पार्ट हमने एक साइड कर लिया, बाकी सब एक साइड कर लिया। 24 माइनस 12, अब 3x माइनस 12 दैट इज x, और 24 माइनस 12 दैट इज 12। पर उसने क्वेश्चन किसकी पूछी थी, ये मेरी x की निकली। x क्या था मेरा, b था, पर उसने मेरे से b नहीं पूछा, उसने मेरे से a पूछा। a क्या है मेरा, 3x है, तो a यानी कि 3x, यानी कि 3 इंटू 12 यानी कितना है, 36 आ गई। ए की एज कितनी आ गई, 36। अगर बी की पूछता तो बी की कितनी होती, 12 परसेंटेज। ठीक है, ए की परसेंटेज 36 और बी की परसेंटेज 12। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब हलवा क्वेश्चन जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो क्वेश्चन था, बहुत इजी। बस खेल कहां था, खेल यहां था, असली जो खेल था वो यहीं पे था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। बच्चे कहां गलती करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। देखो बच्चे अक्सर गलती यहां करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में ये लिखा होता कि ए की एज जो है बी की 3 गुना है, तो वो बी यहां लिखते और 3 का मल्टीप्लाई यहां करते, जो कि स्टेटमेंट ठीक है, मैं मानता हूं स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वाली तो ठीक है। पर लेकिन जब उन्हें पता है कि एक बात ए की कही गई है, एक बात बी की कही गई है, तो वो क्या करते हैं, ए को यहाँ पे लिख लिया a प्लस 12 कर देते हैं, और बी को क्या करते हैं 3b प्लस 12 कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी जगह आना क्या चाहिए था, एक्चुअली उन्होंने क्या माना है, a को उन्होंने 3 के b के बराबर रख दिया, 3b के बराबर, तो a क्या हो गया 3b और b क्या हो गया b। ये चीज उन्हें करनी चाहिए। फिर उन्हें अगले स्टेप में जाके 3b प्लस 12 एंड b प्लस 12 करना चाहिए, जिसे इक्वल टू के बराबर रखना चाहिए। और फिर जो b की a की जो वैल्यू होगी, एक्चुअली a की वैल्यू है, a की जो वैल्यू होगी वो b के
कितनी हो जाएगी, 2 गुना, कितने साल में, 12 साल में। तो बच्चों यहां से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3b + 12 इक्वल्स टू 2, और ये b है b + 12, तो जाके सॉल्व करेंगे आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमारा x आया था, x भी क्या आया था, एक्चुअली b आया था, फिर हमने a की निकाली, ऐसे ही हमारा b निकल जाता 12, और a हमारा एक्चुअली में क्या है, 3b है, तो 3 × b दैट इज 3 × 12 दैट इज 36, तब भी आंसर आता। लेकिन बच्चे गलती यही कर देते हैं, बच्चे गलती यहीं पे इसी टाइम पे कर देते हैं, तो उनका आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो आपको या तो ये समझ लो या ये समझ लो। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि a का दुगना इतना है, तो पहले तो जिससे कंपेयर करना है, जैसे कि मान लो बोला कि a is 3 times of x या a is 2 times of b, तो b x होगा तो a 2x हो जाएगा। उसके बाद जिससे कंपेयर करें उसमें मल्टीप्लाई करो, बस, और कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। मैं तो फिर भी कहूंगा कि आप इसी को अप्लाई करके चलो। अगर बाई चांस इसको भी अप्लाई करते हो, लेकिन उसको ध्यान से करो, क्योंकि फिर उसमें गलतियां हो जाती हैं। इससे बढ़िया क्या करो, आप a b c जो भी दे रखा है उसको एक वेरिएबल मान लो, हम लोग x मान के चलते हैं, हम लोग x से स्टार्ट ज्यादा करते हैं। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसे वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, उसके बाद मैं आपको 103 कराता हूँ। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 103 103 पर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा, क्या है, अ मैन सेल्स हिज बाइक टू हिज फ्रेंड एट ए 10% लॉस। यानी कि एक आदमी, जैसे कि मान लो मैं एक आदमी हूँ, मैं अपनी बाइक जो है 10% घाटे से बेच देता हूँ। कितने परसेंट घाटे से बेच देता हूँ, 10%, और मैं मान लेता हूँ आप ही मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, तो मैं आपको अपनी बाइक 10% से घाटे से बेच देता हूँ। 100 की खरीद के लेके आया एक बार को, और 90 की मैंने आपको बेच दी। ठीक है, तो मैंने आपको 10% अपना ही घाटा करके बेच दी। लेकिन इफ द फ्रेंड, आगे लिखा हुआ, इफ द फ्रेंड सेल्स इट फॉर ₹54,000 एंड गेन्स 20%। ठीक है, यानी कि आप तो बड़े तेजस्वी लोग निकले, आप तो तेजस्वी निकले। आपने क्या किया, जो मैंने आपको बाइक 10% घाटे से बेची, तो आपने उसमें 20% कमा लिया, आपने किसी और को बेच दी, यानी थर्ड पार्टी को बेच दी, और आपने 20% कमा के उसे 54,000 में बेच दिया, 54,000 बेच दिया। मैंने अपनी बाइक आपको 10% घाटे से बेची, और आपने किसी और को बेच दी 54,000 में, 54,000 में, और उसमें भी आपने 20% कमा लिया, उसमें भी आपने 20% कमा लिया। तो बताओ द ओरिजिनल सीपी ऑफ द बाइक वाज, यानी मैंने कितने में खरीदी थी, ठीक है, वो बताओ। ठीक है, मैंने कितने में खरीदी थी ये बताओ, यानी कि जो बाइक की ओरिजिनल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आपको बतानी है। तो क्या होगी, देखिए क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किया जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, एक बात आपको पता होगी, मैं जानता हूं, जैसे कि हर चीज जो हमारी होती है वो कितनी परसेंट होती है, 100% हमारी टोटल निकल के आती है। अगर इसमें मेरा घाटा होता है, नीचे डाउन दिखा रहा हूं, मतलब घाटा हो रहा है, यानी कि लॉस, चलो लिख ही देता हूं लॉस। ठीक है, अगर आपको लॉस होता है, यानी कि घाटा होता है, तो वो क्या हो जाता है, 100 - 10 दैट इज 90% हो जाता है। अगर आपको प्रॉफिट होता है, अगर आपको प्रॉफिट होता है बच्चों, तो 100 + 10 लिखते हैं उसे, तो क्या हो जाता है, 110% बन जाता है, यही होता है। तो 90% को हम क्या लिखते हैं, एक्चुअली 90/100, और 110 को हम लिखते हैं, कोई दिक्कत इसमें मैं बताता हूँ, बहुत 6 क्लास में कॉन्सेप्ट आता है कि जब घाटा होता है तो 100 में से 10 घटा के 90% बचता है, जब फायदा होता है तो 100 + 10 दैट इज 110% बन जाता है। ये बेसिक बात है। अब क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट द ओरिजिनल सीपी इज एक्स, मैं सीपी बी एक्स या सीपी इज एक्स कुछ भी मान सकता हूं, यानी कि मैंने ओरिजिनल सीपी को एक्स मान लिया। तो मैंने बच्चों लेट क्या कर रखा है, मैंने लेट क्या हुआ है, लेट द ओरिजिनल सीपी इज एक्स, यानी कि मैंने जो मेरी ओरिजिनल सीपी जो आंसर निकालना है वो मैंने एक्स मान रखा है, यानी कि जितनी मेरी एक्स की वैल्यू निकलेगी वही मेरा एक्चुअल में आंसर होगा। तो करते कैसे बच्चों, तो एक्स लिख लिया क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल सीपी थी, इनटू लगाया। अब मेरे को क्या हो रहा है, 10% घाटा हो रहा है, 10% घाटा यानी कि 90% दैट इज 90/100, ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अमाउंट था ओरिजिनल सीपी, अब ये जो सॉल्व करने पे आएगा x × 90/100, इस पूरे को सॉल्व करने पे आएगा, तो ये वो अमाउंट निकलेगा जो मैंने आपको बेचा, यानी कि मैंने आपको फर्स्ट पर्सन माना था, मैं माना था, आपको मैंने अपना फ्रेंड माना था, आपको मैंने अपना 10% घाटा करके बेच दिया। तो यानी कि यहाँ जो वैल्यू निकलेगी वो मैं अपना 10% घाटा करके आपको बेच रहा हूँ। ठीक है, ये लेकिन आप तो बड़े तेजस्वी निकले, आपने क्या किया, मेरी बेची हुई चीज को 10% घाटे जो मैंने बेची थी, आपने उसे 20% फायदा कमा के बेच दिया। 20% फायदा यानी कि 120%, दैट इज 120/100, 120/100, और आपने बेचा कितने में, एक्चुअली 54,000 में, 54,000 में। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब एक मिनट और बस, देखिए ये क्या है, ओरिजिनल सीपी। अब यहां से जो निकलेगा, देखिए ये तो ओरिजिनल सीपी है, और ये वो अमाउंट होगा x × 90/100, वो अमाउंट है जो मैंने आपको बेचा है 10% घाटे से, और ये पूरा वो अमाउंट होगा जो आपने किसी और को बेचा, थर्ड पार्टी को। कितना, 54,000 में, कितने में बेचा है, 54,000, यानी कि जब इक्वल लगा रखा है, ये वैल्यू भी 54,000 है, और यहाँ पूरी सॉल्व करूंगा ये भी 54,000। बस हमें करना क्या होता है, एक इक्वेशन बनानी होती है जिससे हमारा आंसर आ जाता है। बच्चे से फॉर्मूला लगा लगा के करते हैं, उसमें कोई नीड नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
हमें टाइम दिमाग खर्च करना होता है, टाइम बचाना होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। बस हमेशा ये ध्यान रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट कि लॉस होगा तो 10% घाटा 90/100, प्रॉफिट होगा तो 110 यानी कि 110/100। इसको भी मैं और शॉर्ट से लिखता तो मैं से 9/10 और 11/10 लिखता, तो लेकिन फिर मैंने चलो आपके लिए ऐसा ही लिख दिया। अब ये सॉल्व करने की बात है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात है नहीं हमारे लिए, है ना। क्या है, कुछ नहीं है, 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा और इस 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। अब ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में। ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है 9 6 54 और 54 यहाँ पे भी आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए अगला स्टेप बना देता हूँ, हालांकि नीड नहीं है इसकी। और ये 10 into 5 50 हो गया, बराबर कितना हो गया, 54,000। ठीक है, अब 54 से ये 54 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये 1000 बन जाएगा। x इंटू और 50 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इक्वल टू का इक्वल टू 50 to 1000, दैट इज x की वैल्यू कितनी होगी, 50,000। आपका आंसर आ गया। अब ये बेसिक कैलकुलेशन है, 54 50 सेम दिख रहा है तो आप जानते हैं 54 into 1000 दैट इज 54,000। 54 से 54 गया 1 बार में, यहाँ 1000 बच गया, और 50 into 1000 दैट इज 50,000। तो बेसिक कैलकुलेशन होती है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन मैं मान ही नहीं सकता इस एग्जाम में आया हो। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को पॉज पर उतार लीजिए, आपका आंसर ये आ चुका है। ये ऑप्शन आपको कौन सा है, ऑप्शन बच्चों ये आपका सी है, 103 का सी, 50,000। ठीक है बच्चों, आपका सी है ऑप्शन। ठीक है, बस आपको ये स्टेटमेंट में जितना काम कर सकते हो आप उतना काम करने की कोशिश किया करो कि ऐसे स्टेटमेंट बना ले, बजाय फॉर्मूला लगाने के। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता तो मैं तो और शॉर्ट कर देता, तो मैं तो इसे डायरेक्ट लिखता x इंटू 10 में घाटा हो गया तो 9/10 इंटू 11/10 बराबर 54,000। तो मैं तो सीधे सीधा यहाँ पे 12 आएगा, मैं तो सीधे सीधे 5 से काटा 6 9 54 कट गया 1 और 50,000 सीधा एक लाइन में आंसर निकाल। मैंने लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा बताया था और समझाने के लिए, अदरवाइज मैं खुद करता तो मैं और शॉर्ट कर देता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं 10। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं 104 104 पर। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज पर उतार लीजिए। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट इज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। हम जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी होती है एक्चुअली कितनी होती है, वो किसी भी 1 होती है। ठीक है, क्या होती है, 1 होती है। अगर लूज की कितनी है, अगर हारने की 0.3 है, 0.3 है तो विन की कितनी होगी, 0.7 होगी, क्योंकि 0.3 ये क्या होता है, 1 है कि नहीं। अगर 1 में से मैं 0.3 माइनस करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 0.7 ही तो बचेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन 20 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105। तो बच्चों आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऐसा कहता है कि 100 नंबर से आपके 100 नंबर्स में उनको जब एवरेज निकालते हैं तो उनका एवरेज निकल के आता है वो 49 निकल के आता है। कितना निकल के आता है, 49। 100 नंबर्स को सम कर उनका एवरेज 49 निकल के आता है। लेकिन उन 100 नंबर्स के अंदर जो 3 नंबर हैं वो कैसे रीड कर लिए, पढ़ लिए, 40 20 और 50 पढ़ लिए गए। लेकिन उन्हें पढ़ना कितना चाहिए था, मतलब करना कितना चाहिए था, 60 70 80 करना चाहिए था। तो फिर बताओ कि जो करेक्ट मीन आएगा वो क्या है, यानी करेक्ट एवरेज क्या निकल के आएगा, ये आपको बताना। तो कैसे बताओगे, तो बच्चों देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो मान लो आपका ये x1 है प्लस x2 है प्लस x3 है, फिर प्लस करके डॉट 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 प्लस x99 और x प्लस x100, यही है। और हम जानते हैं एवरेज निकालते कैसे हैं, जितने भी नंबर उनका सम अपॉन जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड, हमारा क्या होता है एवरेज निकल आ जाता है, जो कि 49 क्वेश्चन ने दे रखा है। ऐसा ही, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं कि 100 नंबर का सम अपॉन में 100, 100 ही नंबर है, 49 निकल गया। तो मैं इससे ये बात तो जान गया कि इन 100 नंबर का टोटल अमाउंट निकला वो कितना निकलेगा, यानी कि सम ऑफ 100 नंबर्स इक्वल्स टू 49 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना 49 टू 100, दैट इज कितना है 4900। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर मुझे उसने क्वेश्चन ने क्या बोला, मैं उनको धीरे धीरे समझा रहा हूं, जिनको नहीं आता है तो चुटकी में कर ही लिया होगा। ठीक है, तो करना कितना चाहिए था, 60 70 80, और कर कितना है 40 20 50। यानी इन 100 नंबर में जो 3 नंबर रखे गए कौन से रखे गए, 40 20 50 रखे, 40 20 और 40 20 और 50 रखे गए। और उन्हें रखना कितना चाहिए था, 60 70 80 रखना चाहिए था। तो बताओ अगर 60 70 80 रखेंगे तो करेक्ट मीन कितना आएगा। तो ऐसे कैसे बता दे भाई, बाकी के नंबर तो पता ही नहीं है और फिर 3 नंबर को रिप्लेस 60 70 80 से कर देंगे तो करेक्ट मीन निकालें, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक काम कर सकते हैं कि 40 20 50 में और 60 70 80 में कितने का फर्क आ रहा है ये हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो 40 20 और 50 मिलकर कितना बनता है, 40 और 20 60 और 5 50 110, ये बनता है 110। और
60, 70 और 80। ये कितना हो गया? 60 और 70 130 और 80 210, यानी इनको ऐड करने पर बनता है 210। और 210 और 110 में फर्क कितने का आएगा? 210 माइनस 110 दैट इज 100 का फर्क आएगा। कितने का? 100 का फर्क आएगा। यानी कि जो हमने यहाँ पे नंबर रख दिए उसमें हमारा सिर्फ 100 का ही फर्क आ रहा था। कितने का फर्क आ रहा था? 100 का। और 100 का फर्क कहाँ बनेगा? एक्चुअली इस टोटल अमाउंट में बनेगा, क्योंकि अब 40 20 50 की क्या रख देते हैं हम? 60 70 80 रख देते तो हमारा टोटल अमाउंट निकल के आता सम ऑफ 100 नंबर दैट इज, ये एवरेज तो नहीं होता, और लेकिन अमाउंट हमारा कितना होता? 100 बढ़ के निकलता। अमाउंट तो हमारा 100 बढ़ के निकलता, क्योंकि है कि सम ऑफ 100 नंबर इक्वल टू कितना होता? वो हमारा वो निकल के आता, एवरेज तो हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि हमारा कितना निकल गया था? 5000 निकल गया था। कितना निकल गया था? 5000 निकल के आता है कि नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई। पहले 49 था तो 49 से 100 4900 निकल गया। अब ये कितना आ रहा है? 100 इसमें बढ़ गया, बढ़ गया नहीं बढ़ गया? 110 210 हो गया, नहीं 100 बढ़ गया। तो जो टोटल अमाउंट निकलेगा एक प्लस करने पर 5000 निकलेगा। अब एवरेज निकालना कौन सी बड़ी बात है? अब एवरेज निकालना कौन सी? टोटल अमाउंट कितना है? 5000, कितने से नंबर कितने हैं? 100, तो कितना हो जाएगा? 50 सीधा आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका जो करेक्ट मीन निकलेगा कितना निकलेगा? 50 निकला। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। सबसे पहले क्या किया? टोटल नंबर ये रख दिए अपॉन में 100 इंटू 14 क्वेश्चन नहीं रखा था। बस उसने बोला 40 20 50 के नंबर तुम्हें 60 70 80 लेने चाहिए थे, पर गलत ले लिए, 40 20 50 गलत ले लिए। तो बताओ अगर 60 70 80 ही लेते हैं तो करेक्ट मीन कितना आएगा? तो मैं तो सोच नहीं सकते, हमने देखा कि इनका ऐड पे फर्क पड़ जाएगा बस। तो यानी कि जो यहाँ पे टोटल ऐड आया वो 4900 पहले निकला था। क्यों? एवरेज 49 दे रखा था इंटू 100, तो ये कितना हो गया? 4900 हो गया। हमने देखा कि 110 यहाँ बन रहा था, 210 यहाँ बन रहा है, तो इससे 100 का ही फर्क आ रहा है। यानी कि टोटल अमाउंट में जो पहले 4900 बन रहा था वो 5000 बन जाएगा। तुम्हारा 5000 बन गया। अब डिवाइड कितने से करना है? हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एवरेज हमारा निकल जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज टू सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, इसी होता है। तो ये हमारा उम्मीद करता हूँ समझ में आपको। फिर भी कोई भी दिक्कत आई तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आंसर आपको वहां पे कर दूंगा। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन दिख जाएगा। पूछा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपको बताना है। कितना बताना है आपको? वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम कैसा होता है? एक्चुअली आपकी शेप जो वॉल्यूम की होती है कुछ इस तरह से होती है कि नहीं? ठीक है। हाँ, जैसे हम जानते हैं कि हमारी लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, और ये वाली हाइट होती है। उसने कितनी कितनी दे रखी है? लेंथ दे रखी है, ब्रेथ और हाइट आई थिंक 12 8 6 दे रखी है। हाँ 12 8 6 दे रखी है। 12 8 6, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो आपको बताना है कि वॉल्यूम कितना होगा। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच। क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यही होता है। तो यानी तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 इंटू 8 इंटू 6, ठीक है? 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। हालांकि इस क्वेश्चन को देखते हैं हम यूनिट डिजिट से देख सकते थे। क्यों? 12 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना था? 12 7 84 बैठे 96, ठीक है? ये 96 इंटू 6 जो कि 576 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और तीनों जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। क्या बनेगा? सेंटीमीटर क्यूब। यानी आपका आंसर कितना निकलेगा? 576 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों आपका आंसर निकलेगा। क्यों? तीनों का मल्टीप्लाई करता 12 8 6 मल्टीप्लाई करते, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्या पूछा हुआ है? द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स डायमीटर इज। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। क्या बोला हुआ कि एरिया ऑफ सर्कल, क्या बोला हुआ? एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। पूछा क्या है? डायमीटर आपको बताना है, तो बता देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है बराबर 154, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 154। अब 22 से ये कितनी बार में कट जाएगा? शायद 7 बार में कट जाएगा, है ना? क्योंकि 22 इंटू 7 क्या होता है? 154 होता है, यही होता है। तो इस रेडियस का स्क्वायर क्या होगा? इस 7 और 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 49 बन जाएगा। रेडियस स्क्वायर की जो वैल्यू निकलेगी आर स्क्वायर की, 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 49 बन जाएगा। अब आर कितना हो जाएगा? रूट में 49, रूट में 49 दैट इज 7। आर तो निकल गया 7 सेंटीमीटर। और डायमीटर जो होता है एक्चुअली वो क्या होता है? रेडियस का दुगना होता है, 2r होता है।
2 इंटू 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। क्या होगा 14 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बच्चों ने आराम से कर दिया होगा। ऑप्शन कौन सा है इसमें 14 बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। बस करना कुछ नहीं होता, एरिया ऑफ सर्कल जो कि इतना दे रखा है और हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू इसी के बराबर आ गई तो बराबर रख दिया, आंसर आ गया रेडियस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्या पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। A line segment drawn perpendicular from the vertex of a triangle to the opposite side is called the, ऑप्शन दे रखे हैं बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड। देखो क्वेश्चन क्या है, एक आपका ट्राइंगल है, ठीक है, एक आपका ट्राइंगल है और वर्टेक्स कितने हैं आपके 1 2, ये क्या है आपके वर्टेक्स है, ये क्या है वर्टेक्स है, ये क्या है वर्टेक्स है। बोला है कि वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो लाइन डाल दी गई मतलब स्ट्रेट जाएगी और उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। अब वो चाहे इस वाले वर्टेक्स इस वाली पे डाली जाए, चाहे इस वाली इस पे डाली जाए या इससे इस वाली पे डाली जाए, तीनों क्या है, ये तीनों एल्टीट्यूड है। मतलब ये तीनों बी से जाएंगी, वो मेरे से थोड़ा आगे पीछे हो गया, एक्चुअली तीनों बी से ही गुजरेंगी, तो कैसे उसे क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। और जो बाइसेक्टर होता है वो आप जानते हो क्या होता है, जो बाइसेक्टर होता है वो भी जानते हो कि मान लो यहाँ से कोई लाइन काट रही है, जरूरी नहीं है कोई इसके मिड पॉइंट पे टच करेगी, बस वो एंगल को दो भाग में डिवाइड कर देगी। अब दो भाग में ऐसा नहीं कि इक्वली डिवाइड करेगी। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखता है कि आप एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स एंगल ए मान लो इक्वली, तो वो बराबर बराबर मान लो 60 है तो 30 में काटेगा, वरना वो रेशियो में दे देता है, वरना कि 2:1 में काटेगी। ठीक है, 2:1 में काटेगी। मान लो 60 डिग्री का पूरा एंगल है तो 60 का 2:1 कितना होता है एक्चुअली, ठीक है, तो कितना होगा 3/60, ये 40 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, 40-20 में कट जाएगा तो इस तरह से हमको क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, ये तो हो गया हमारा, किसकी बात होगी, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। परपेंडिकुलर आपको पता है 90 डिग्री बनाता है, कौन सा रह गया बाकी, मीडियन रह गया। तो मीडियन क्या होता है, मान लो ये आपकी लाइन है, मतलब ट्राइंगल है आपका, मीडियन क्या करता है बच्चों, मीडियन वर्टेक्स से एग्जैक्टली वहां काटता है जो आपका सामने वाली साइड का मिड पॉइंट होता है, सामने वाली साइड का मिड पॉइंट होता है। अब वो चाहे यहां से काटेगा इस पे तो भी सामने वाली साइड की मिड पॉइंट में, यहां से काटेगा इस पे तो भी सामने वाली साइड पे मिड पॉइंट। इन दोनों फर्क क्या होता है कि ये वर्टेक्स ये भी जाता है, वर्टेक्स से ये भी जाता है, पर ये सामने वाली साइड पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनाता, ये उसके मिड पॉइंट को टच करता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि पूरी साइड अगर 10 सेंटीमीटर की है तो ये 5 और ये भी 5, ये हमें पता चल जाता है। तो ये फर्क होता है एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर और मीडियन के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आंसर वहां पे आपको कर दूंगा। इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर एल्टीट्यूड है कि कभी भी कोई भी ट्राइंगल है उसके वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो भी लाइन जाती है उसे क्या कहते हैं, एक्चुअली उसे एल्टीट्यूड कहते हैं और वो 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, ओके। मैथ के तो वैसे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इजी हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है बच्चों, तो 108 हो गया। अब आते हैं हमारा कौन सा हो गया, 108 हो गया हमारा, है ना। अब 109 पर आते हैं। 109 क्या पूछा हुआ है, अच्छा ये भी वैसे ही क्वेश्चन है कि द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे। जैसे मान लो आपका ये सर्कल है, ये क्या है जो आपका एक सर्कल है, ठीक है, आपका ये सर्कल, ठीक है, दिख रहा है सर्कल। बोल रहा है कि इसकी टेंजेंट डाली है, टेंजेंट कहां से चलती है, सर्कल के बाहर से चलती है। तो एक्सट्रीमिट बोला हुआ है बाहर से, एक वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है। जैसे कि आपका डायमीटर क्या होगा, आपका डायमीटर ये है मान लो, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डायमीटर ये होगा। ठीक है, अब इसके टेंजेंट डालेंगे तो एक टेंजेंट मान लो आपने यहां से डाल दी और एक टेंजेंट आपने मान लो यहां से डाल दी। ठीक है, द टेंजेंट्स बोला यानी कि एक से ज्यादा है। द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल हो गया, ये यहां से लेकर यहां तक उसका डायमीटर हो गया। तो मैंने एक लाइन यहां से डाल दी और एक यहां से डाल दी। तो ये दोनों लाइन कैसी है बच्चों, तो ये दोनों लाइन कैसी है, ये दोनों लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, ये लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सेंटर से जो भी लाइन खींची जाती है सर्कल के टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि परपेंडिकुलर होता है, बहुत बच्चों से परपेंडिकुलर किया हुआ, नहीं परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल होता है। ये लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और सर्कल के सेंटर से जो लाइन टेंजेंट को टच करती है, जो लाइन टेंजेंट को, दैट इज मान लो ये सर्कल है, ये है और ये आपकी टेंजेंट बनी हुई है, ये आपकी टेंजेंट है और ये सर्कल है, तो यहां से जो लाइन ऐसे जाएगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको सर्कल का चैप्टर पढ़ाऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसमें सारी बातें बता दूंगा। ठीक है, कॉर्ड भी आपको पता ही होगी, कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड
दो सर्कल को टच करती है, मतलब सर्कल के दो पॉइंट को टच करती है, उसे क्वाड कहते हैं, ठीक है। इसी है सीकेंट, आपको पता ही होगा, सर्कल के जो बाहर से साइड निकलती है वो तो सीकेंट कहते हैं, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्या है इसका आंसर बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा कि द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर कॉल्ड पैरेलल। वो कैसी, मतलब कैसी लाइन होती है? पैरेलल लाइंस होती है, यानी कि वो टेंजेंट्स कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, ठीक है। ओके, ऑप्शन बी सही होगा इसका, ठीक है। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन इजी है वैसे तो, सर क्वेश्चन सारे आसान है, ये तो मैं फिर भी कह सकता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, इफ एट सम इंस्टेंट द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल 30 मीटर हाई, यानी कि एक पोल है, ठीक है, उसकी जो वो बन रही है 30 मीटर ऊंचा एक पोल है, डंडा मान लो, खंबा मान लो, 30 मीटर का है, और उसकी जो शैडो बन रही है वो कितनी है? उसकी शैडो की जो लंबाई है कितनी है? 10√3 मीटर है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ बच्चों, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है। जैसे कि मान लो आपका ये पोल है, कितने मीटर का है? 30 मीटर का है। कितने मीटर का? 30 मीटर का है, ओके। अब इस पोल की जो वो शैडो बनेगी वो तो ऐसे ही बनेगी, मान लो ये आपका पोल है, शैडो तो ऐसे ही बनेगी, तो यानी कि शैडो कैसी बनेगी? ये आपकी शैडो बनेगी, और ये कितने की बन रही है? 10√3 मीटर की बन रही है। और सन आपको मान लो यहाँ पर है, ये आपका सन है, क्या है ये बच्चों? आपका सन है। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है, क्या बताना है? एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि थीटा मान लो मैंने, आपको बताना है। देखो दो चीज आपको पता होती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देखता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ देखता है, ये तो पता ही होगा, बेसिक बात है, ठीक है। अब आपको देखो ये एंगल है यहाँ पे, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन सन का यही बनेगा, बात क्लियर है। ये आपका पोल है, लिख देता हूं चलो, ये आपका क्या है? पोल है, और ये आपकी क्या है? शेडो है, ये आपकी शेडो है, और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका दैट इज सन, दिख रहा होगा। ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब आपको क्या बताना है? ये एंगल बताना है, एंगल बताओ ये एंगल कितना निकल के आएगा। तो वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या इनमें से कौन सा टेंजेंट हम लगाएंगे? क्योंकि टेंजेंट लगा के कभी निकाल सकते हैं एंगल, तो और किसी तरीके तो है नहीं। एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है। बच्चे गलती करते हैं, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद आपका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे फायदा क्या रहता है? इससे निकल जाता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, बचपन में आपने सीखा भी होगा। बेस अपन में हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है, और परपेंडिकुलर बेस tan थीटा होता है, और उसी के उल्टे क्या होते हैं? cosec, sec और cot होते हैं। तो बेसिक बात है, हमें क्या चाहिए? मतलब हमें निकालना एंगल है, और एंगल जब भी हम निकालते हैं हम कोशिश करते हैं कि दोनों साइडें मालूम हो। तो किसकी दोनों साइडें मालूम है? एंगल ही है, तो एंगल के सामने वाला कौन सा होता है? परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने, ये 90 बनेगा इधर, तो 90 के सामने वाली कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, और जो बच गई वो हमारी बेस होती है। तो बच्चों को ना हमेशा परपेंडिकुलर बेस में बच्चों जो करते हैं गलतियां, वो इन दोनों में ही करते हैं। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है कि 90 के सामने वाली सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज वो फिक्स है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी परपेंडिकुलर ये बन जाता, कभी वो बन जाता, ऐसे क्या करें भाई? ध्यान हमेशा ये रखना कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, बात खत्म। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो बेस होता है, ठीक है, इजी। हमेशा ऐसे चेक करते हैं। तो हमें क्या मालूम है? परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है। परपेंडिकुलर मालूम, बेस, यानी कि हमें थीटा कौन सा लगाना पड़ेगा? हमें थीटा ये पता है, तो tan थीटा लगा के चलेंगे। क्या लगाएंगे? tan थीटा लगा देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? चलो इसमें ए बी सी मान लो, ए बी और सी, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। हालांकि इजी है पर मैं थोड़ा बता रहा हूं इसलिए। tan थीटा लगाएंगे तो हमें एंगल तो पता नहीं, तो tan थीटा लिखना पड़ेगा। ए बी कितना है? ए बी हमारा 30 मीटर है, और बी सी कितना है? 10√3 है, 10√3। तो बच्चों 10 से कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। तो आंसर कितना है? 3/√3। कितना निकला? 3/√3। अब जानते हैं 3/√3 कुछ होता नहीं है। या तो दो तरीके हैं फिर इसको आगे सॉल्व करने के, दो तरीके हैं। क्या? या तो रैशनलाइज कर लो 3/3√3 का, 3/√3 का रैशनलाइज करोगे, क्योंकि नीचे हम रूट कभी आंसर छोड़ते नहीं है। तो ये क्या होगा? √3 अपॉन में √3 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3√3, क्या बनेगा? 3√3 अपॉन ये √3 इंटू √3 दैट इज 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा आंसर? √3। और हम जानते हैं कि tan में √3 सिर्फ एक ही जगह होता है, एंड दैट इज 60 डिग्री पर। कितने पे? 60 पर एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये तो आपने सॉल्व कर लिया। वैसे बच्चे कुछ जो तेजस्वी बच्चे होते हैं, कुछ तेजस्वी बच्चे जो होते हैं, वो देखेंगे 3/√3 है तो क्या करेंगे? सीधा यही काट देंगे, जिसके ऊपर रूट नहीं होता उसके ऊपर रूट लगा देंगे, यानी कि 3 पे नहीं था तो ऊपर क्या होगा? 3। क्यों? √3 से √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आंसर मेरा 3 बनेगा, कि नहीं बनेगा? तो डायरेक्टली वहां से काट देंगे तो √3 आ जाएगा। तो ऊपर √3 आ गया, इसका मतलब tan में √3 सिर्फ 60 डिग्री पर ही होता है। एक बात और,
अभी मैंने ये बोला था कभी भी आंसर हम लोग रूट में नीचे नहीं छोड़ते, डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं आना चाहिए, उसको रेशनलाइज करके हटाने की कोशिश करो, ठीक है, कोशिश क्या करना ही पड़ता है। लेकिन जब एंगल की बात आती है, मान लो आपका ऐसे आंसर आ जाता, मान के चलो आपका आंसर ऐसे आ जाता कि 1/√3, फिर भी कैसे रेशनलाइज करते? नहीं करते। क्यों? क्योंकि 1/√3 कहीं ना कहीं शायद 1030 की वैल्यू मिल जाती। तो एंगल के केस में हम नहीं करेंगे, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हमें इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा ताकि नीचे से रूट हट जाए। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसका आंसर कितना आएगा? 60। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये आपका पोल था, पोल के जो शेडो बनेगी ऐसी बनेगी और tan थीटा लग जाए। क्यों? परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है, तो हम एंगल तभी निकाल सकते हैं उसी टेंजेंट को इस्तेमाल करते हैं जिसकी दोनों साइडें मालूम होती हैं। तो परपेंडिकुलर बेस दोनों ही मालूम है, तो tan लगाया, सीधा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आएगा। आंसर कितना है? 60। ऑप्शन बताऊं तो बच्चों 60 कौन सा है? बी, ऑप्शन बी है। ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर बी ही है इसके अंदर। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आएगा। वीडियो को पॉज कर उतार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टू एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किसको हम दिखा सकते हैं? तो हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री आता है, यानी दो एंगल जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री आता है। तो ऐसे कौन से दो एंगल हो सकते हैं? तो ऑप्शन सी 65 डिग्री एंड 25 डिग्री। ऑप्शन सी 65 डिग्री एंड 25 डिग्री। 65 और 25 कितना होता है? 90 बनाते हैं। इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा। यही दोनों एंगल ऐसे हैं जो क्या होंगे, इनको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 111 का सी, इसे मुझे बोर्ड पे कराने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 112 पर। ये क्या पूछा हुआ है? अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस और ऑलवेज। ये क्या होते हैं? स्क्वायर और जो रोम्बस है वो बच्चों आपके ना तो सिमिलर होते हैं ना ही कॉन्ग्रेंट होते हैं, ना ही सिमिलर होते हैं ना ही कॉन्ग्रेंट होते हैं। देखिए ये आपका स्क्वायर होता है, इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों साइडें बराबर, चारों एंगल्स बराबर। ठीक है, चारों साइडें बराबर, चारों एंगल्स बराबर, ये आपका ये होता है। रोम्बस आपका कुछ इस तरह से होता है जिसकी चारों साइडें तो बराबर होती हैं पर एंगल्स बराबर नहीं होते। एंगल्स 90 डिग्री मतलब बराबर भी नहीं होते और 90 भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, बराबर भी नहीं होते और 90 भी नहीं बनाते और एंगल्स बराबर भी नहीं होते। सिंपल सा कह सकता हूं, इसमें साइड भी बराबर और एंगल भी बराबर। इसमें सिर्फ साइड बराबर होती है, एंगल बराबर नहीं होते। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है कि स्क्वायर के अंदर और रोम्बस के अंदर ना तो सिमिलरिटी प्रॉपर्टी काम करती है ना ही कॉन्ग्रेस प्रॉपर्टी काम करती है। तो यानी कि जो स्क्वायर और जो रोम्बस होते हैं, क्या रोम्बस, ना तो ये सिमिलर होते हैं ना ही ये कॉन्ग्रेंट होते हैं, नेदर सिमिलर नॉन कॉन्ग्रेंट। तो ऑप्शन बच्चों डी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बच्चों इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। क्या पूछा हुआ है? इन अ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर देन द डायगोनल। ये तो मैंने करा भी था शायद 101, जो मेरा पिछली वीडियो पे, इससे पिछली वीडियो में जो बनाई थी मैंने, उसका लास्ट क्वेश्चन यही था 101, 101 वाला। ठीक है, वो सेम क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, इस बार भी क्या पूछ लिया? सेम क्वेश्चन पूछ लिया। क्या बोला? एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन आपको खुद ही बनाना, फिगर आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। एक रेक्टेंगल है बच्चों, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रेथ आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है और डायगोनल आपसे पूछा हुआ है। डायगोनल चाहे तो ऐसे बना सकते हो, पहले मैंने ऐसे बनाया था, चलो इस बार मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 90 बनेगा, पता ही है। अब आपको कुछ कुछ ये वाला जो फिगर है आपको राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, है ना? कुछ कुछ आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में दिखाई दे रहा होगा। ओके, जिसमें आपको ये 8 दे रखी है, ये 6 दे रखी है और ये वाली साइड आपसे पूछी गई है। तो हम जानते हैं ये एक्चुअली क्या है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में। इसी का दुगना क्या होता है? 6 8 10। तो जब एक 6 और एक 8 है तो यानी कितनी होगी? 10। हाइपोटेन्यूज साइड कितनी होती है? सबसे बड़ी होती है। एक तरीका ये वाला बताया था मैंने, एक तरीका और मैं बता चुका हूं कि जब भी रेक्टेंगल दे रखा हो, क्या रेक्टेंगल दे रखा हो और आपसे डायगोनल यानी कि हाइपोटेन्यूज आपसे पूछे, डायगोनल कौन सी होती है? उसमें एक्चुअली हाइपोटेन्यूज ही होती है। वो पूछे तो उसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो क्या होता है? रूट में एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि कैसे निकालोगे इसे? रूट में एल कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस बी यानी 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर दैट इज 64, बी का स्क्वायर दैट इज 36। ऐड करोगे 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? आंसर है 10 सेंटीमीटर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ 10 सेंटीमीटर ये। तो ऑप्शन सी बच्चों क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं। इसी क्वेश्चन था 113।
अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 114 पर। इससे उतारना उतार लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे इजी क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं, ठीक है। ओके, इसे मैं रब कर देता हूं। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 114 पर। आपके दो क्वेश्चन अब मैथ के रह गए, 114 और 115, ठीक है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैथ का है, ठीक है, और इस वीडियो का भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या पूछा है, 30th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1074 इज। ये आपको बच्चों आंसर बताना है, ठीक है, यानी कि आपको 30वां टर्म बताना है। क्या बताना है आपको, 30th टर्म बताना है, 30वां टर्म बताना है, और किसका 1074 है ना, 1074 एक आपकी एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एपी, यानी 1074 का आपको 30वां टर्म यानी 30वां पद बताना है आपको। 38 टर्म यानी 30वां पद आपको बच्चों बताना है। कैसे बताओगे, देखो बहुत सारे तरीके हैं वैसे करने के, तो बहुत सारे तरीके, पर मैं जो आसान तरीका मानता हूँ, मैं जो करके चलता हूँ, मैं उसी को हमेशा अप्लाई करता हूँ, और बच्चों को भी उसी को सजेस्ट करता हूँ, और फिर कहता हूँ कि अपनी मर्जी है, कर सकते हो जो मर्जी लगे। दो तरीके हैं, देखो मुझे क्या पूछा है, मुझे 30 पूछा है, तो मैं 30 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस 30 को ऐसे लिख सकता हूँ, a + 29d, कि नहीं लिख सकता, कि जो मैं 30th टर्म जो होगा वो मेरा पहले टर्म में 29वां टर्म होगा, है ना, तो a + 29d लिख सकता हूँ। तो a कितना होता है, अब a यहां से निकालूंगा तो ये तो पहले टर्म होता है, वो 10 दे रखा है मुझे, प्लस, ठीक है, 29 को 29 लिख लेता हूँ, और d क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ठीक है, d क्या होता है हमारा पहले और दूसरे टर्म के बीच में डिफरेंस, लेकिन कैसे, पीछे से करना होता है, आगे से नहीं, आगे से करने में 3 आ जाएगा 10 में से 7, ठीक है, पीछे से करना होता है, d2 - d1, ठीक है, कितना आएगा 7 - 10 दैट इज -3, कितना आएगा -3, तो इसके अंदर क्या होगा -3 ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 अब जानता हूं मैं, प्लस का प्लस लिख लेता हूं, 29 ये कितना होता है 81 होता है, लेकिन वो माइनस में आएगा, और फिर ये प्लस माइनस क्या होता है -81, दैट इज कितना आएगा -77, आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बच्चों क्या होगा आपका सही हो जाएगा। हम जानते हैं पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 29 × -3 -81, और ये प्लस जहां पर कुछ नहीं होता वहां पे एक्चुअली 1 होता है, तो 1 + 1 का -81 से करूंगा कितना आएगा -81, सॉल्व कर लिया, सी आ गया। एक तरीका तो ये था, एक तरीका और होता है जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, वो भी ठीक है, मैं मना नहीं करता, an = a + n - 1d, वो ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो an आपसे क्या पूछा, 30 पूछा हुआ है, यानी 30 वाला आपको बताना है कि नहीं, इसकी वैल्यू आपको बता के चलनी है, a30 आपको बताना है, a30 आपको बताना है कितना आएगा, एक्चुअली ये आपको बताना है, आपको पता क्या क्या है, a पता है, a 10 है, प्लस ये n कितने टोटल टर्म, यानी कि n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और an क्या होता है जो है एक्चुअली में, तो 30 और टर्म -77 है, और n होता है टोटल टर्म, तो टोटल टर्म कितने हैं 30 माइनस का माइनस, 1 का 1, और d कितना निकाला आपने -3 निकाला, ठीक है, तो 10 प्लस ये बन गया 29, और ये इंटू -3, तो 10 फिर 29 का -3 से मल्टीप्लाई करोगे -81 और फिर प्लस माइनस -81 दैट इज -77। तो तरीका कोई सा भी इस्तेमाल करो आंसर आपका सेम ही आएगा, पर मैं अच्छा इसे मानता हूं कि इसमें ना सीधा सीधा आंसर मुझे दिख जाता है, मतलब सीधा सीधा सॉल्व आराम से कर लेता हूँ, सीधा ये लगा लिया, इतना सा मुझे हॉटपॉट मतलब यार स्टेप नहीं लगाना पड़ता। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैं जानता हूँ एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, ठीक है, तो 30 टर्म को सीधा लिखते हैं a + 29d, फिर मुझसे पूछा 32 टर्म तो मैं लिखता a + 31d, ठीक है, बहुत तरीके हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। इससे वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर, जो कि इस पूरे पेपर का मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, खासकर मैथ के टर्म का, ठीक है। मैथ के जितने भी क्वेश्चन है उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है वो 115 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, हालांकि आसान बहुत है, बहुत आसान है। क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन है जो ऐसे जा रही है 360 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि समान स्पीड है, वो चेंज नहीं हो रही, 360 की स्पीड चलती जा रही है, ठीक है। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर और ज्यादा होती, मान लो पहले उसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे की x, अगर मान लो उसकी x + 5 होती तो वो कितना टाइम लेती, वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी कि मान लो पहले उसे t टाइम लग रहा था, अब उसे 1 घंटा कम लगेगा। मान लो पहले उसकी स्पीड जो भी थी तो उसे कुछ टाइम लगा होगा, अब मान लो उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा और होती तो कैसी वाला थोड़ा टाइम कम लगता, तो कितना टाइम कम लग रहा है, उसे 1 घंटा कम लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की बच्चों आपको क्या बतानी है, आपको ओरिजिनल स्पीड आपको बतानी है, क्या बतानी है, ओरिजिनल स्पीड। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। मान लो ये आपकी ट्रेन है, ये क्या है आपकी ट्रेन है, इसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटे की मैंने मान ली, क्या कर दिया लेट कर लेता हूं, लेट
द ओरिजिनल स्पीड बी एक्स लिख लो या इज एक्स लिख लो, ठीक है, बी एक्स लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेट कर लेता हूँ, ओरिजिनल एक्स है, ठीक है, ओके। ये एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 360 किलोमीटर। पहले ट्रेन की स्पीड एक्स थी और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं 360, यानी 360 उसने डिस्टेंस कवर करी एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मान लो स्पीड और ज्यादा हो जाती है, कितनी, एक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, ठीक है। तो उसका जो टाइम का डिफरेंस आया वो कितने का आया, मान लो टी टाइम में कवर कर दी, अब उसे टी माइनस वन यानी कि 1 घंटा कम लगेगा। डिस्टेंस तो अभी भी उतनी है, 360 किलोमीटर की ही है, यही है। तो अभी तो मैंने क्वेश्चन समझाया, सॉल्यूशन स्टार्ट किया। एक ट्रेन एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, 360 की डिस्टेंस कवर कर दी, टाइम जो भी लग रहा है, स्पीड अगर एक्स प्लस 5 हो जाए तो डिस्टेंस इतनी है, टाइम 1 घंटा कम लगेगा। अब इसकी मैं एक्चुअल इक्वेशन बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनेगी। तो एक्चुअल इक्वेशन जो बनेगी इसकी कैसे बनेगी, हम जानते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 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 जो मुझे डिफरेंस पता है, मुझे टाइम का पता है, जो डिफरेंस पता है मुझे टाइम का पता है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या कि t बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 360 अपॉन, पहले मैं कौन सा लिखूं, 360 अपॉन एक्स लिखूं या 360 अपॉन एक्स प्लस 5 लिखूं। बताइए, हम जानते हैं कि पहले बड़ी ही वैल्यू होनी चाहिए, तो बड़ी कौन सी होगी, एक्स प्लस 5 या एक्स बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि x प्लस 5 अगर बड़ा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू तो छोटी हो जाएगी, क्योंकि स्पीड की थोड़ी टाइम थोड़ा कम लगेगा, है कि नहीं। तो इसे मैं ऐसे कहूँ माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5, और जो एक्चुअल में टाइम है कितना, क्योंकि टाइम डिफरेंस है कितना, एक, इसलिए मैंने ऐसा किया। एक बार फिर से समझा दूं, क्योंकि यही स्टेटमेंट है बस, उसके बाद ये हो गया तो सॉल्यूशन कोई भी कर लेगा, ठीक है। देखिए, जब भी हमें क्वेश्चन टाइम डिफरेंस देता है या स्पीड डिफरेंस देता है या डिस्टेंस डिफरेंस देता है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन में ये तो टाइम डिफरेंस देता है, ये स्पीड डिफरेंस देता है। तो हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस दे रखा होता है उसको एक साइड रख लेते हैं, यानी कि टाइम दे रखा है तो मैंने टाइम रख लिया, दे भी रखा है 1, ठीक है। बाकी हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ये डिस्टेंस, ये स्पीड। अब बात आती है पहले कौन सा रखा जाए। हम तो इतना तो हम जानते ही हैं कि जो टाइम होता है कभी नेगेटिव नहीं बनता, तो हमारा ये वाली जो वैल्यू होनी बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही एक्चुअल में बड़ा वैल्यू निकल के आता है। तो मैं जानता हूँ यहाँ पे x है, तो x स्पीड से चल रहा है तो यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा लेगी, ये x प्लस 5 चल रहा है तो टाइम थोड़ा कम लेगी, तो ये वैल्यू छोटी निकलेगी, ये वैल्यू बड़ी निकलेगी, इसलिए मैंने इसको पहले रखा, इसको बाद में रखा। और माइनस क्यों लगा है, क्योंकि टाइम डिफरेंस साफ साफ क्वेश्चन ने क्या रखा है, जो कि मेरा कितना 1। अब मेरी ये स्टेटमेंट बन गई, अब मेरी स्टेटमेंट बोलूं, इक्वेशन बोलूं, कुछ भी बोलूं, ये निकल गई। अब इसे क्वेश्चन करने में कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब मैं ये वाला पार्ट ऊपर वाला रखा, फिर इसको सॉल्यूशन कराता हूं, ठीक है। तो बच्चों देखो, मैंने ये इक्वेशन तो उतार ली, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 ये सेम वही क्वेश्चन है, बस मैंने 1 को उधर लिख दिया, इसको पार्ट इधर लिख दिया। इससे थोड़ा क्वेश्चन देखने में अच्छा लगता है, आसान लगता है ना। अब देखिए, यहाँ पे 360, यहाँ पे 360, अगर वैसे कैलकुलेशन करूंगा तो 360 बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं कहां कर सकता हूँ, तो 360 और 360 को मैं क्या करूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ। तो बनिए वाला दिमाग में लगा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बनिए तो मैं हुई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 360 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1 अपॉन एक्स माइनस अंदर रह जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ क्या है 1 है, 360 कॉमन ले लिया, चेक कर लो आपने सही लिया कि नहीं लिया। 360 को 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई करके 360 अपॉन एक्स, ये आ गया। माइनस का माइनस 360 को 1 से करोगे 360 और अपॉन में एक्स प्लस, यानी कि आपने कॉमन सही निकाला है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब 360 ऐसे रह जाएगा, अंदर सॉल्व कर लो, ठीक है। एक्स और एक्स प्लस 5 का एलसीएम ले लो, एक्स और इंटू एक्स प्लस 5 यही आ जाएगा, ठीक है। पता है एलसीएम तो सेम यही आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करते क्या है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे, मत करना, बहुत बार आंसर बच्चों गलत दिया जाता है, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, और जो पहला फ्रैक्शन होता है उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। पहला फ्रैक्शन जो होता है उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर तरीका सही रहता है, ठीक है। तो मैं x को इससे डिवाइड करूं तो x तो कट जाएगा, सिर्फ x प्लस 5 रह जाएगा। तो x प्लस 5 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना है, x प्लस 5 ही है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का माइनस डाल लूंगा, ठीक है। अब इस x प्लस 5 को x प्लस 5 से डिवाइड करूं तो आंसर 1 आएगा, सॉरी x प्लस 5 का x प्लस 5 तो कट जाएगा, सिर्फ x बाकी रह जाएगा। x का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे तो कर क्या लिया, सेम ही तो आया सेम, पर बहुत बार आंसर गलत दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। ये क्या है, x है, ठीक है, ओके। अब मैं जानता हूं ये प्लस x है, ये माइनस x है, तो आपस में कट जाएंगे, और ये मेरा ब्रैकेट के बाहर क्या है 1 है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो बच्चों आगे के लिए मैं इस नीचे वाले पार्ट को रब कर देता हूं। अब देखिए बच्चों, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे,
ये हमारा 360 बाकी रह गया, ठीक है। अंदर क्या बाकी रह गया हमारा, अंदर जो हमारा बाकी रह गया दैट इज नथिंग बट 5 अपॉन में x अपॉन x प्लस 5 और ये हमारा 1, यही तो रह गया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या करेंगे 360 इंटू 5 हो जाएगा, इधर 360 इंटू 5 हो जाएगा। अब x इंटू एक्स प्लस 5 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर वाले के साथ, x इंटू एक्स प्लस 5, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। क्या किया मैंने, 360 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जो सीधा हो गया, और x प्लस 5 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है। तो इस 1 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा 360 इंटू 5 से, एक साइड हो गया, x प्लस 5 को 1 से करूंगा तो ये आ गया। अब दो तरीके हैं इसे आगे जाके सॉल्व करने, या तो इक्वेशन बनाओ, कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इस तरह से बनाओ, वो तो भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी इसे सॉल्व करने में। तो हम थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, फिर हम और थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाएंगे। क्या हम ये सोचेंगे कि x की वैल्यू हम ऑप्शन में से देखेंगे, इसे x की वैल्यू क्या रखें कि हमारा 360 इंटू 5 यानी कि मेरा कितना आ जाए 1800 आ जाए, क्योंकि 36 पंजे कितना होता है 180 होता है, और एक जीरो ये वाला, तो ये 1800 बन गया, और x प्लस 5 यही है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इस x की वैल्यू कितनी रखूं कि मुझे यहाँ पे x प्लस 5 रखने पर 1800 मिल जाए, तो मैं x की वैल्यू कितनी रखूं 40 रख लेता हूँ, क्योंकि 40 और ये 40 प्लस 5 45, और मैं जानता हूँ कि 40 को 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1800 आएगा। क्यों, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि 45 चौके कितना होता है 180 होता है, 45 चौके 180 होता है, तो ये जीरो तो जीरो 1800 बन सकता है। तो यहाँ पे मैं बनी दिमाग आप भी लगा सकते हो, ठीक है, बनिए के दिमाग नियर बाई की डेरिंग आप लगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो एक्स ऑप्शन से देखोगे, ऑप्शन से नहीं भी देखोगे ना तब भी आप क्रैक कर जाओगे। कितना 40 यहाँ लगा सकते हो, हम जानते हैं कि 40 का 45 से मल्टीप्लाई करने पर ही 1800 आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन कौन सा इसका है, 45 कहाँ आ रहा है, सॉरी 40 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन बी, ये भी ऑप्शन बी, सारे ऑप्शन बी हैं, ठीक है। इसका भी आंसर कितना है बच्चों, ऑप्शन बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि जो पहले की स्पीड थी ट्रेन की वो कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। अगर 40 से चल रही तो कुछ टाइम लग रहा है, अगर वही 40 प्लस 5 45 से चलेगी तो उसे 1 घंटा कम लगेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, बस हमें फोकस जो रखना होता है दैट इज इस पर रखना होता है, ठीक है। ये कर लिया तो सॉल्यूशन तो फिर आराम से। पर बच्चे इसमें भी गलती करते हैं कि वो इक्वेशन बनाने चले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, वो क्या करेंगे इसको इक्वेशन बना देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, जिसे सॉल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सही बात है टाइम इतना नहीं है पेपर बनाने का, टाइम हमारे पास बहुत कम रहता है। वो तो बी एड है इसलिए हमें काफी टाइम मिल जाता है, लगभग 3 घंटे का पेपर होता है, 170 क्वेश्चन होते हैं, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन लगभग मिल जाता है। पर वहीं जो बच्चे एसएससी का एग्जाम देते हैं उन्हें पता है एक्चुअली तो टाइम की वैल्यू होती है 30 सेकंड से कम में एक आंसर को करना होता है, ठीक है, 30 सेकंड से मिनट। और मैथ के क्वेश्चन इतने, मैथ और रीजनिंग है, और इंग्लिश भी काफी टफ आती है, इसकी तो बहुत ईजी मैथ आ रखी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई भी दिक्कत आई तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और यहाँ पे आपके मैथ के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बाद, उसके अंदर जो बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड और थोड़े बहुत क्वेश्चन जीके के वो सारे में एक ही वीडियो में डाल दूंगा। तो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन बच्चों 102 से लेकर 115 तक कंप्लीट करा दिए, और यहाँ पे आपके मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट भी होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे, और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।